जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 500 एमसीक्यू की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो इसका आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। तो शानदार प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से एंजॉय करिए, इस प्लेलिस्ट को पढ़ते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है, गांधी जी के विचार के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी के अनुसार धन के लिए पूंजीपति एक चोर था। धन के लिए पूंजीपति एक चोर था। उन्होंने पूंजीपतियों के लिए अपने ट्रस्टशिप के सिद्धांत को सामने रखा है। कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में देखो तो द कैपिटलिस्ट हु अमास्ड वेल्थ वॉज थीफ अकॉर्डिंग टू गांधी। ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप फॉर कैपिटलिस्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि गांधी जी सोशलिस्ट पर विश्वास रखते हैं, मतलब गांधी जी सोशलिज्म पर विश्वास रखते थे। इनके अनुसार धन को इकट्ठा करने वाला जो भी पूंजीपति है वो चोर है ना, मतलब अंबानी अडानी है सब चोर है। अब इनका ये भी कहना कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिली है या उन्होंने व्यापार उद्योग के माध्यम से बहुत पैसा कमाया, तो उस राशि को पूरे समाज के साथ साझा किया जाए, सबको कल्याण पे खर्च किया जाना चाहिए, ये इनका कहना था। और यही उन्होंने अपने ट्रस्टी के सिद्धांत को सामने रखा था, जिससे वो यही चाहते थे कि पूंजीपति ट्रस्टी हो और वो सबको तरह, मतलब सबको अपना धन बांटे, ठीक है, मतलब केवल खुद का और दूसरों का भी ख्याल रखे, ये इनका मानना था। तो ये हालांकि कौन ही करेगा, हम ही, आपके पास अगर बहुत पैसा आ जाएगा तो क्या जो कुछ नहीं करा उसको देंगे आप? तो ये सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। खैर, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 82 का देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। बोस ने भारत के औद्योगिकीकरण के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की वकालत की थी। आर्थिक विकास में सोवियत संघ द्वारा प्राप्त सफलता से गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। थोड़े समय के भीतर तेजी से औद्योगिकीकरण के माध्यम से विकास गांधी का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखें तो बोस एडवोकेटेड द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। Gandhi ji was much impressed by the success attained by Soviet Union in economic development. Growth through rapid industrialization within a short period of time was main intention of Gandhi ji. Choose the correct statement. तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं, क्योंकि बोस जो थे वो सिर्फ कुटीर उद्योग के लिए नहीं और भी उद्योगों के लिए जो थे समर्थन में थे। आर्थिक विकास से बहुत प्रभावित हुए, तो ये गांधी जी नहीं बोस की बात कर रहा है। और थोड़े समय के भीतर बहुत तेज़ी से औद्योगिकीकरण के माध्यम से विकास गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था, ये गलत है। वो सब उद्योग यानी छोटे छोटे लघु उद्योग धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए बोलते थे। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती हैं। थोड़ा देख रहे हो, एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, है ना। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है। चलिए अगला है, गांधी जी सतनामी संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी माँ पुतलीबाई सतनामी संप्रदाय से थी। वह राज्य और धर्म को अलग कर देगा, क्योंकि धर्म और राज्य के मूल सिद्धांत संघर्ष में थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में अगर देखें तो गांधी जी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रणामी सेक्ट। हिज मदर पुतलीबाई वॉज फ्रॉम द प्रणामी सेक्ट। ही वुड सेपरेट स्टेट एंड रिलीजन फॉर द बेसिक टेनेंट ऑफ रिलीजन स्टेट वर एट कॉन्फ्लिक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो एनालिटिकल है टोटल ये। तो देखिए पहला सही है, क्योंकि वो प्रणामी सेक्ट से काफ़ी प्रभावित है। मदर पुतलीबाई प्रणामी सेक्ट से थी क्योंकि, और ये वह राज्य और धर्म को अलग कर देगा, क्योंकि धर्म और राज के मूल सिद्धांत संघर्ष थे, ये गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं दोस्तों कंप्लीट बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ। बीपीएससी प्रीलिम्स को 17 बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको मिल जाएगी। आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। बाकी आप 2025 की तैयारी बीपीएससी की कर सकते हैं, 2024 के मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही जगह पे, तो इन नंबरों से जोड़ सकते हैं आप। अगला निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पीछे कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द कॉजेज बिहाइंड द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? रॉलेट एक्ट से नाराजगी, तुर्की में खिलाफत, 1919 का बीमार पंजाब, रिसेंटमेंट विथ रॉलेट एक्ट, खिलाफत इन टर्की, पंजाब इल्स ऑफ 1919। तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि पूछना ना इनमें से कौन सा कारण नहीं था,
तो ये तीनों ही कारण थे दोस्तों, है ना। तो इसका तो नन ऑफ द अबव हो गया। चलिए अगला देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 किसकी बात कर रहा है? रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिनियमों ने कुछ राजनीतिक मामलों को क्षेत्राधिकार के बिना आजमाने की अनुमति दी। इसके बिना किसी परीक्षण के अनिश्चित काल के लिए निवारक निरोध की सरकारी शक्तियां दी। लॉर्ड इरविन के वॉयसरॉयशिप के दौरान इसे निरस्त कर दिया गया। कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में देखें तो रॉलेट एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग द एक्ट अलाउड सर्टेन पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरीज। इट गेव द गवर्नमेंट पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ट्रायल। और तीसरा कह रहा है इट वॉज रिपील ड्यूरिंग वॉयसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड इरविन। तो कौन सा सही होगा इसमें पहचानना है। देखिए ये जो रॉलेट एक्ट का तो नो वकील नो दलील नो अपील वाला था, यानी अधिनियमों ने कुछ राजनीतिक मामलों को क्षेत्राधिकार के बिना अनुमति दी थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा, इसके बिना किसी परीक्षण के अनिश्चित काल के लिए निवारक निरोध की शक्तियां दी थी, यह भी सही है। लॉर्ड इरविन के वॉयसरॉयशिप के दौरान इसको हटाया गया था, यहाँ पे गलती है, क्योंकि इसको लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम था 1921 से 26 उसके टाइम हटाया गया था, ठीक है। यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा। 86 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में महात्मा गांधी ने उपवास का सहारा नहीं लिया था? विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टेंस डिड महात्मा गांधी नॉट रिस्टोर टू फास्ट? 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के खिलाफ, अहमदाबाद मील हड़ताल, 1948 में दिल्ली में सांप्रदायिक शांति के लिए और काकोरी की घटना के बाद। यानी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, कम्युनल पीस इन दिल्ली और आफ्टर काकोरी इंसिडेंट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए नहीं लिया और काकोरी इंसिडेंट, इन दोनों के लिए कोई भी उपवास का सहारा महात्मा गांधी जी ने नहीं लिया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इसको, यानी इसमें पहला और चौथा हो जाएगा आंसर। क्योंकि अगर आपको याद हो गांधी जी ने उपवास के लिए लिया, एक तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक चुनी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो चुना, चौरा चौरी के बाद चुना, 1924 में जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का फास्ट रखा था, 1932 में जो कम्युनल डिप्रेस क्लास के लिए जो पूना पैक्ट साइन हुआ उसके लिए रखा था, ठीक है, ये सब चीज़ों में रखा था। 1948 में दिल्ली में जो कम्युनल पीस हुआ उसके लिए रखा था। चलिए अगला देखते हैं। स्वराजवादी नेताओं के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? व्हाट वाज गांधी जी व्यू टुवर्ड स्वराज लीडर्स? वह स्वराजवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल स्वराज पार्टी का हिस्सा थे। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए वह स्वराजवादी के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। ही वॉज अपोज टू द काउंसिल एंट्री प्रोग्राम ऑफ स्वराजिस्ट। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसका हिस्सा थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी पहला सिर्फ सही है इसका, ठीक है। 86 देखते हैं, माफ़ कीजिए 88 देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेहरू रिपोर्ट। इसने भारत के लिए प्रमुख स्थिति की मांग की। इट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। यह अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और सीटों के आरक्षण की वकालत करता है और संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ठीक है। मतलब इट एडवोकेटेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा सही है नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो देखिए पहली चीज़ डोमिनियन स्टेटस की मांग करता है और प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर पीपल ऑफ इंडिया इसकी डिमांड करते हैं, यानी पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं बोला गया था क्योंकि वो तो विभाजनकारी नीति है, इसके समर्थन में नहीं थे ये लोग, ठीक है। अगला देखते हैं। साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में तो सब डिटेल में है ये। साइमन कमीशन को भारत में शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। ऐसे आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 1909 के सुधारों में था। आयोग को ब्रिटिश सरकार की से सिफारिश करनी थी कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है और किन लाइनों के साथ। इंग्लिश में अगर देखें तो साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम इन इंडिया। Provision for appointment of such commission was in 1909 reforms. The commission was to recommend to the British government whether India was ready for further constitutional reforms and along what lines. तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था भारत में शासन योजना के लिए, ठीक है। अब आपको पता हो अगर 1919 एक्ट आया था, 10 साल बाद आना था 1929 में, पर 1927 में ही आ गया था, है ना। और उसमें कोई भी मतलब भारतीय मेंबर भी नहीं थे, है ना। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? सही है। ऐसे आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 1909 के सुधारों में था? नहीं, 1919 के सुधारों में था।
और आयोग को ब्रिटिश सरकार से सिफारिश करनी थी कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है या नहीं। ये ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 90 देखते हैं। साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से साइमन आयोग में 6 ब्रिटिश और 1 भारतीय सदस्य शामिल था। तो देख लो, ऐसे क्वेश्चन है कि आपकी पूरी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है डिटेल में है, पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी आपकी अच्छे से, अगर आप अच्छे से करते हैं। ठीक है। कांग्रेस ने हर चरण और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया और 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन सफल हुआ और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। साइमन कमीशन कंसिस्टेड 6 British 1 Indian member. Congress decided to boycott the commission at every stage and in every form. Congress session in Madras 1927 succeeded declared complete independence as the goal of Congress. Select the incorrect. इनमें से गलत चुनना है आपको। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों ऑल वाइट, मतलब अंग्रेज थे, इसी के लिए तो बवाल होता था, कोई इंडियन ही नहीं शामिल करा था। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, तो इसी को लेके बवाल हुआ था। ये गलत है, बाकी ये सही है कि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करा और मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन सफल हुआ और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना घोषित करा लक्ष्य। ये भी सही है, यानी पहला गलत है और इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है। तो देख लो आप साइमन कमीशन के बारे में दोनों स्टेटमेंट से आपको साइमन कमीशन पूरा रिवीजन हो गया। तो ऐसे ही टेस्ट है, ये पूरे 500 MCQ हैं जो आपको देख लो फिर साइमन कमीशन से संबंधित है। पूरी आपकी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी पूरी स्टेटमेंट की। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, इसीलिए दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। बाकी देखिए, अधिकारी बनना, SDM और DSP बनना तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वनडे एग्जाम चपरासी वाला तो है नहीं, टिक करा आंसर, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मेंस में भी आंसर लिख पाएंगे। ऐसे ही इनिशिएटिव को लगातार फॉलो कर सकते हैं आप इस चैनल पे और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं नंबरों से जोड़ के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके दोस्तों।